हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कंटेंट एक्सप्लोरर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते ही हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वो भी इसको 10 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप तक ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से पहुंच जाए। और अगर आपको कोई सी भी डाउट होगी या फिर आपको ज्योग्राफी के कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते हैं तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। तो सबसे पहले ये क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होती है हमारी वो बहुत सारी गैसेस की लेयर्स और गैस से मिलकर के बनी होती है। अब इसमें क्या होता है, हम सबको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 1% बाकी की सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इस ग्राफ पे ज़रा आप ध्यान देंगे तो आपको एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों ये देखिए लैंड है, लैंड का पार्ट है। ठीक है, तो जहाँ पे लैंड है वहाँ पे मिट्टी भी ज़्यादा होगी, मतलब वहाँ पे सैंड के पार्टिकल्स भी जो होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सैंड के पार्टिकल्स तो हमारे इस पर्टिकुलर पोर्शन में अवेलेबल हैं ही, साथ ही जो आपको जो बड़े बड़े डॉट्स मैंने बनाए हैं ना, ये हमारे इस एटमॉस्फेयर में गैसेस भी ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, तो गैस भी प्रेजेंट है। तो जब ये डस्ट पार्टिकल्स आपस में खूब ज़्यादा टकराते हैं तो वहाँ पे क्रिएट हो जाता है फ्रिक्शन, घर्षण। आप सब ने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो जब दोस्तों दो चीज़ों के बीच में इस तरह से जब घर्षण होगा तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट बनेगी, मतलब वहाँ पे गर्मी बनेगी। तो जब गर्मी बनेगी दोस्तों तो इस पूरे जगह का जो पूरा एरिया होगा, इसका टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, क्योंकि सैंड का पार्टिकल जो है वो ज़्यादा है, धूल मिट्टी के कण ज़्यादा है, तो यहाँ की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। लेकिन जैसे जैसे हम ज़मीन से ऐसे दूर चले जाएंगे वैसे वैसे इसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी ना। तो इसीलिए अलग अलग जैसे ही हम ऊपर जाते रहते हैं तो वैसे ही जो हमारा टेम्परेचर जो होता है वो लूज़ करते रह जाता है। ठीक है, तो वही जो हमारे टेम्परेचर लूज़ करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स टाइम, यानी कि इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ टेम्परेचर लूजिंग बाय अ बॉडी एज मूव अपवर्ड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नॉर्मल लैप टाइम। अब ये होता क्या है, जनरली 165 मीटर पर हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो होता है वो फॉल हो जाता है। मतलब जैसे ही हम 165 मीटर की दूरी पर ऊपर आसमान में जाते हैं, हमारा जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो टेम्परेचर में कमी आ जाती है। वहीं अगर दूसरा मेज़रमेंट करें तो जब ये 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर की तरफ हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो गिर जाता है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट था एटमॉस्फेयर का। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आए तो वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि ऑलमोस्ट ज्योग्राफी सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। तो अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको बाकी कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब दूसरी बारी यहाँ पे आती है, हमारी एटमॉस्फेयर में एयर भी प्रेजेंट होता है और जब नीचे आते हैं तो भाई वाटर भी प्रेजेंट होता है। अब ज़रा वाटर का रोल देखते हैं कि वाटर वेपर कैसे बनता है। ठीक है, तो वाटर वेपर को हम लोग हिंदी में कहते हैं जलवाष्प बनने की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब मुझे लगता है ये ज़्यादा सही होगा। तो देखिए जल वाष्प कैसे बनता है। अभी यहाँ पर हमने देखा ये है हाइड्रोस्फीयर, मतलब ये पानी का एरिया है। ठीक, यहाँ पे है हमारा सन। गर्मियों की अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो हमारे सन से जो है वो काफ़ी ज़्यादा धूप आती रहती है, मतलब इसका क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ से ये जो पानी है ना, या फिर अगर ये लैंड भी होता, अगर ये लैंड जो है उसमें मॉइस्चर होता, मतलब नमी होती, तो उस केस में भी ये चीज़ होती। तो जैसे ही यहाँ पे सनरेज आएगी ये पानी जो होगा वो वाटर वेपर में बनना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर है तो ये लिक्विड के फॉर्म में है, तो जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर पड़ेगा, इसका टेम्परेचर हाई होगा, ये तुरंत गैस में बन जाएगा। और जब लिक्विड से कोई चीज़ गैस में बदलती है तो उस प्रोसेस को नाम हम देते हैं इवापोरेशन, मतलब हिंदी में इसको वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये जैसे जैसे हमने अभी पढ़ा है कि जैसे जैसे ऊपर जाते रहता है ये टेम्परेचर भी लूज़ करते जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट तक ऐसा आएगा जहाँ पर ये ऑलमोस्ट इसको जितना टेम्परेचर लूज़ करना होगा वो लूज़ कर चुका होगा और वो कंप्लीट गैसियस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक, तो जब यहाँ पे ये गैसियस फॉर्म में बना तो अब भाई हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होंगे ज़रूर डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो जैसे जैसे अब ये गैस ऊपर जाएगी तो अब यहाँ पर इसने जितना टेम्परेचर लिया था, मतलब सन से जितना टेम्परेचर ले करके ये गैस बना था, अब ये उतना ही टेम्परेचर क्या करने लगेगा, ये लूज़ करने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा इसका मतलब क्या होगा कि जितना टेम्परेचर यहाँ था उसका उतना ही टेम्परेचर जब उसको वहाँ मिल जाएगा तो यानी कि फिर से वो क्या बन गया,
लिक्विड। तो ये गैस से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है कंडेंसेशन यानी कि संघनन। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं अपने चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जा कर के इसको आराम से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आपको ज्योग्राफी का कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो कॉमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए दोस्तों वापस से आते हैं। अब जैसे ये धीरे 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 ऊपर जा रहे हैं ना, यहाँ पे जो डस्ट के पार्टिकल्स मतलब धूल मिट्टी के कण होते हैं, वो जो गैस है वो उनके आसपास में जा करके वो जो लिक्विड का फॉर्म है वो ऐसे, ये मान लीजिए अगर धूल मिट्टी का कण है तो इसके आसपास में जाके ऐसे ऐसे चिपकने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक ड्रॉपलेट बन जाती है। ठीक, और ये जो धूल के मिट्टी के कण जिसके आसपास में वो ऐसे घूम रही है उसको कहते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ठीक है, एक बार और मैं बोल देती हूँ, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। इसी न्यूक्लियाई के आसपास में ये जो पानी है वो इकट्ठा होता है। तो जब यही खूब ज़्यादा आसमान में इकट्ठा हो जाते हैं तो वही बन जाता है हमारा क्या, बादल। और वही बादल फिर क्या करने लग जाती है, हमारी वर्षा करने लग जाती है। ठीक है, अब दोस्तों हमने एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, तो अब एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आई होप मैंने इसको पूरे नोट्स के तरीके से बनाया है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत की करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जा कर के इसका नॉर्मल आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा के अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें 5 लेयर प्रेजेंट होती है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो जो ट्रोपोस्फियर होती है वो आपको मैं यहाँ इस फिगर के माध्यम से बताऊँगी, ये थोड़ा आसान होगा। यहाँ पे देखिए हमारा एकदम नीचे धरती जो हमारा सरफेस है उसका पोर्शन है, तो हमारे सरफेस से लेके 18 किलोमीटर तक की रेंज में जो है वो हमारा ट्रोपोस्फियर पूरा होता है, वो फैला होता है। ठीक है, फिर 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज तक होता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर 50 से 80 के बीच में होता है मेसोस्फियर, और 80 से 513 के आसपास में होता है थर्मोस्फियर। और ऐसा माना गया है, मतलब नासा ने ऐसा बताया है कि ये जो है हमारी थर्मोस्फियर वो 1513 किलोमीटर से एक्सटेंड होती है। ठीक है, ऐसा कोई प्रूवन नहीं है, नासा का ये रिपोर्ट है। बट फिर उसके बाद से 960 के बाद से जितना भी हमारा पोर्शन है मतलब अंतरिक्ष वाला, वो हो गया हमारा एक्सोस्फियर। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा ट्रोपोस्फियर है यहाँ पर हमने अभी पिछले देखा कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, तो जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर क्या होता जाएगा, गिरता जाएगा। ठीक है, तो इसी की वजह से मतलब अभी हमने जो पीछे पढ़ा है कि इसी वाले लेयर में सबसे ज़्यादा जो है वो बादल बनते हैं, इसी टेम्परेचर गिरने और उठने की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या होता है कि जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होती है उस जगह को हम बोल देते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, और यहाँ पे मतलब जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो इस स्फीयर में गिर सकता है वो होता है -58 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब इस पूरे जगह में इतना टेम्परेचर गिर सकता है। अब हम आते हैं स्ट्रेटोस्फियर पे। तो हम सबको पता है दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है। तो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है, और हम सबको पता है कि ओजोन लेयर जो है वो हमें यूवी रेज से बचाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है इस जगह पे, क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो यूवी रेज को लेकर के काम कर रही होती है, तो यूवी रेज जो है हमारी सीधे सन से आ रही होती है। ठीक है, तो सन से आने की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और इसी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो क्लाउड का फॉर्मेशन है फिर मतलब धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, और इसी क्लाउड के कम बनने की वजह से ये जो पूरा एरिया है वो एरोप्लेन्स के बनने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। तो जो हमारे हवाई जहाज़ उड़ते हैं ना, लोग कहते हैं हम आसमान में जा रहे हैं, तो वो आसमान में नहीं, एक्चुअली हम स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में उड़ रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर ख़त्म होता है उस जगह को हम कह देते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने स्ट्रेटोपॉज। ठीक, अब स्ट्रेटोपॉज के बाद आती है बात मीजोस्फियर की। तो मीजोस्फियर हमारा यहाँ है स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर। इसके बारे में कुछ खास जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना है कि ये जो है वो 80 किलोमीटर तक जो है एक्सटेंड करती है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है, क्योंकि अब यहाँ पे यूवी रेस से लड़ रहा था, बट यहाँ पे ऐसी कोई भी लेयर नहीं है जो उसके अगेंस्ट काम कर रही है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर गिरने लगता है। यहाँ टेम्परेचर हाई होते ही दोस्तों फिर यहाँ पे ऊपर जाते जाते फिर टेम्परेचर गिरने लगता है, और यहाँ पे मैक्सिमम 90 डिग्री
सेल्सियस तक जो होता है वो टेम्परेचर मतलब गिर जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, थर्मोस्फीयर। ठीक है, जिसको हम लोग आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको आयनोस्फीयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, मतलब हम धीरे धीरे सोलर सिस्टम की तरफ पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे सारे रेस काम करेंगे, यहाँ पे एक्स रेज भी आएंगी, यूवी रेज भी आएंगी। तो यहाँ पे एक्स रेज और यूवी रेज की वजह से जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि ये जो यूवी रेज, अब टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या, वहाँ पे हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो जब हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स को इस तरह से जो है वो आयंस में तोड़ देती है। इसीलिए हम लोग थर्मोस्फीयर को आयनोस्फीयर भी कहते हैं। बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं। और एक और इस पूरे स्फीयर की खासियत होती है कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे अर्थ से, हमारे स्पेस का जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। जब भी कोई स्पेस क्राफ्ट जाता है तो सबसे बेस्ट सिग्नल उसको यहाँ से मिलता है। ठीक है, और वैसे भी बाकी सारी जो चीज़ें हमारी काम कर रही हैं वहाँ पे सिग्नल हम तक पहुँचाने में इन आयंस का काफ़ी ज़्यादा रोल है। ठीक है, अब आ जाती है हमारी बात एक्सोस्फीयर की। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर -300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस से लेके 1650 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वो आपको ये नोट्स से मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF भी ले सकते हैं, मैं उसका लिंक में डाल दूँगी। अब यहाँ से बाहर जाने के बाद से फिर ये पूरा जो है एरिया वो अब यूनिवर्स मतलब सोलर सिस्टम आ जाता है। अब क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे हम अर्थ से बाहर होते जाते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटेशन कम होता जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ जो ये गैसेस हमारे वहाँ पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, वो सब धीरे धीरे स्कैटर होने लगती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो उसको मिस मत करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। और टेलीग्राम पर जा कर के इसकी मैंने पूरी PDF डाल दी है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।